नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा जो विश्लेषण है वो बहुत ही इंफॉर्मेशन से, जानकारियों से भरा रहने वाला है। जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो अंतरिक्ष के बारे में बात करता है कि अभी अंतरिक्ष जगत में क्या-क्या, अंतरिक्ष का जो क्षेत्र, अंतरिक्ष उद्योग में क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं और वहां पर एक कानून की कितनी जरूरत है उसके बारे में बात करता है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो बात करता है इंटरनेट की पहुंच के बारे में कि हमारे देश में कितने लोगों के पास में इंटरनेट की और कैसी पहुंच है। उसके बाद में आज का जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, जो यूजीसी और जो राज्यों के बीच में एक टसल चालू है कि फाइनल ईयर के एग्जाम करवाना है या नहीं करवाना है, उसके बारे में बात करता है। आज का जो हमारा चौथा आर्टिकल है वो बात करता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का जो कदम सरकार ने उठाया है उसके बारे में बात करता है। उसके अलावा और सरकार ने सरकार ने क्या क्या काम किए हैं जो हमारे जॉब एस्पिरेंट्स रहते हैं, जो एग्जाम्स वाले एस्पिरेंट्स रहते हैं उनके लिए। पांचवा जो आर्टिकल है वो हमारे सेवा क्षेत्र के बारे में बात करता है कि सर्विस सेक्टर को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कोविड-19 के चलते हुए। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, लेकिन सर्विस सेक्टर भी हमारे भारत देश के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो वहां पर और क्या क्या किया जा सकता है, राइटर ने एक विस्तृत चर्चा की है। उसके बाद में न्यूज इन फ्लैश में हम उन समाचारों के बारे में बात करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने के पहले लॉ सीखो के ये कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। उन्हीं में से जो एक कोर्स है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है, हमारी जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और भी कुछ लॉ सीखो के कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो एक बार लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाइए और इन कोर्सेज के बारे में जरूर देखिए। तो चलिए, आगे बढ़ने के पहले आज का हमारा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं हम। हमारा जो आज का एमसीक्यू है वो यह है कि इनमें से कौन से राज्य से जो पल्ली कल्ली या टाइगर डांस जिसे कहते हैं, ये डांस ताल्लुक रखता है। जो हमारा आज का पहला ऑप्शन है वो है कर्नाटक, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन सी जो है, जो ऑप्शन तीसरा जो है वो है केरला, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो भी आपको सही आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए, आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं कि आज का हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है। वह यह है कि पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के लाभ को ध्यान रखते हुए ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानून का होना जरूरी है, जो सभी देशों को समान अधिकार सुनिश्चित कराए और साथ में वे भी अंतरिक्ष का उपयोग कर सके। इस कथन पर एक विस्तृत टिप्पणी 250 शब्दों में करके एक उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला आर्टिकल जो कि है आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष के बारे में बात करता है। तो इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, राइटर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि अभी अभी मार्स, जो चाइना का मार्स मिशन है वो, उसके साथ में यूएस का मार्स मिशन भी हुआ, उसके साथ में यूएई का मार्स ऑर्बिटर मिशन भी हुआ, स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क का बड़ा ही फेमस जो प्रोजेक्ट था वो, उसकी भी शुरुआत हुई। उसके साथ में चाइना का जो बीडो सेल बीडो सेल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था, उसका भी कंप्लीशन हुआ, उसका भी पूर्णता हुई। तो कोविड-19 जैसे टाइम के चलने के बावजूद भी इतने सारे जब प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अंतरिक्ष जगत कितना महत्वपूर्ण है हमारे पूरे जगत के लिए, हमारे पूरे राष्ट्रों के लिए, ये बताता है। तो देखते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष जगत है, जो हमारा अंतरिक्ष उद्योग है, वो कैसे बढ़ रहा है। तो एक डिक्रीजिंग कॉस्ट, कम लागत की बात करी है। जो पहले $54,500 पर केजी में जो एक अर्थ ऑर्बिट मिशन होता था, अब उसकी कीमत 2,720 किलोग्राम पर डॉलर पर किलोग्राम हो गई है। और राइटर कह रहे हैं कि आने वाले दशक में ये कम होके $100 पर केजी पर भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अर्थ ऑर्बिट मिशन है उसकी लागत कैसे समय के साथ कम होती गई। आप एक बड़ा, बहुत बड़ा डिफरेंस दे सकते हैं कि कहाँ हम 54,500 से 2,720 और उसके बाद में अब $100 किलोग्राम तक भी जा सकते हैं, राइटर ने एक अनुमान लगाया है। उसके साथ में जो हमारा दूसरा बिंदु है वो ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है। उन रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है
कि अभी जो $350 मिलियन का जो एक मार्केट है, जो अंतरिक्ष मार्केट है, जो बाजार है अंतरिक्ष का, वो बढ़कर $2.7 ट्रिलियन हो जाएगा 2050 तक। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में कितनी ज्यादा गतिविधियां आगे बढ़ जाएंगी। उसके बाद में जो तीसरा बिंदु बताया है वो ये है कि माइक्रो सैटेलाइट्स जो है, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, उनकी संख्या अंतरिक्ष जगत में बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, और ये आने वाले समय में और कितनी बढ़ेगी। तो अभी स्पेस एक्स जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट था, उसमें 10,000 जो छोटे छोटे सैटेलाइट थे उनको अर्थ की कक्षा जो होती है, जो अर्थ का ऑर्बिट होते हैं, उसमें वो प्लेस होने वाले हैं। 10,000 स्मॉल सैटेलाइट्स, ये बड़ा ही ये अब बहुत बड़ा फिगर है। उसके साथ में जो अमेजन का प्रोजेक्ट क्यूपर था, उसको भी यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की तरफ से अप्रूवल मिल गया, और वो भी 3,000 माइक्रो सैटेलाइट्स अर्थ की कक्षा में रखने वाला, अर्थ के ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में रखने वाला है। उसके साथ में राइटर ने एक और ये अनुमान लगाते हुए बात करी है कि अगले दशक में, अगले 10 सालों में ये माइक्रो सैटेलाइट्स की संख्या 80,000 हो जाएगी, जो कि अभी की संख्या अगर हम देखें तो ये 3,000 है, वो 80,000 तक बढ़ने की बात की गई। तो अभी जब ये अंतरिक्ष क्षेत्र इतना बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो चुनौतियां आएंगी ही। तो हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चुनौतियों को सामना करने को देखने को मिल सकता है और देखने को मिल रहा है, मैं कहूँगा। जो पहला हमारा बिंदु है वो ये है कि जो हमारा एक मल्टीलैटरल जो फ्रेमवर्क है, जो हमारे सारे राष्ट्रों के बीच में जो अभी तक जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, वो काफी पुराना ढंग का है। वहां पर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट, कोई विवाद होता है तो उसको निपटाने के लिए कोई तंत्र नहीं है। अगर कोई पोल्यूशन हो जाता है, उससे जो डेब्रीज, उससे जो एक जो कचरा हमारे अंतरिक्ष में बनेगा, जिसे हम डेब्रीज कहते हैं एरोस्पेस के टर्म्स में, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसकी कोई बात नहीं की गई। और कहीं ना कहीं एक इनसफिशिएंट गाइडेंस, और जो एक इंटरफेस होना चाहिए, जो आपस में एक सहयोग होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं एक कमी है। उसके साथ में जो अभी तक नियम बने हुए हैं, लीगल फ्रेमवर्क जो ट्रीटीज हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट्स की बात की गई, राष्ट्रों की बात की गई, उसमें कहीं पर भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे अभी इलॉन मस्क के द्वारा ही स्पेस एक्स का प्रोग्राम चालू हुआ है, तो इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो उस एक कानून की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भी प्राइवेट हाथों में आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो इसलिए एक जरूरत है उनके भी लीगल फ्रेमवर्क की। उसके साथ में एक जो अलाइनमेंट होना चाहिए, एक जो साथ में काम करने की पद्धति होनी चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पे, उसकी कहीं ना कहीं एक कमी है, जो एक रिस्क पैदा करता है कि जो अनफेयर कंपटीशन है, जो गैर जरूरी कंपटीशन है, जो कि काफी एक तरफ टिल्टेड कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जो स्टार्टअप छोटे छोटे लोग हैं जो इसके लिए काम करने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं उतना फायदा इसका नहीं मिलेगा जब तक ऐसा हमारे पास में कोई फ्रेमवर्क नहीं है। उसके साथ में स्पेस का मिलिट्रीकरण की भी बात की गई है तीसरे बिंदु में। उसमें राइटर ने ये कहा है कि अभी जो बड़े बड़े स्पेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अब उसकी सुरक्षा के लिए तो थोड़ी बहुत मिलिट्री तो रखी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले कुछ सालों में कहा है कि हम हमारा पहला मिलिट्री स्पेस सेंटर बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम हमारे जो उपकरण है, जो अंतरिक्ष में घूम रहे जो सैटेलाइट है, उनकी रक्षा के लिए रखेंगे। तो एक कहीं ना कहीं स्पेस का मिलिट्रीकरण होने की भी काफी ज्यादा संभावना है। अब भारत के परिदृश्य में अगर हम देखें तो भारत की स्पेस इंडस्ट्री, भारत का स्पेस उद्योग, जैसे आपको पता होगा कि इसरो है, इसरो ने ही अभी तक जितने भी ऑर्बिटर मिशन हुए हैं या जितने भी अंतरिक्ष मिशन हुए वो इसरो ने ही कराया है। पर फ्यूचर में हमको देखने को क्या क्या और मिल सकता है, और राइटर ने बताया कि फर्स्ट इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी आने की एक अंदेशा है, फर्स्ट क्रू ऑर्बिटर स्पेस फ्लाइट मिशन आने वाला है। उसके साथ में हम एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन भी 2030 तक इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके साथ में INSPAC जो कि है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत बनाया गया है, जो कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगा। उसके साथ में राइटर ने ये कहा है कि जब हमारे भी यहाँ पे इतने प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको एक वेलकमिंग स्टेज दिया है, तो कहीं ना कहीं एक
कानून की भी आने की, स्पेस लेजिस्लेशन अंतरिक्ष कानून की भी आने की जरूरत है। तो अभी दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं जो है इंटरनेट फॉर ऑल पर। इंटरनेट की पहुंच कैसी है? तो राइटर ने ये आर्टिकल किन चीजों को देखते हुए लिखा है, क्यों लिखा है, इसके बारे में हम देखें तो सबसे एक प्रमुख कारण तो ये है कि कोविड-19 के चलते हुए हम टेक्नोलॉजी पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमारा हुआ है हमारी प्रतिदिन की जिंदगी में। तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। पर अगर हम भारत की दृष्टि में देखें तो केवल 50% जो हमारी भारत की जनसंख्या है, केवल उन्हीं तक इंटरनेट की पहुंच है। तो देखने वाली बात रहेंगी कि जब आधी जनसंख्या के बाद में इसकी पहुंच है, तो सरकार इसके लिए और क्या कदम उठाएंगी। तो राइटर ने बताया है कि हम हमारा डिजिटल एक्सेस जो है, डिजिटल पहुंच जो है, वो हम कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। तो हम पहले स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा स्टेप उठाया गया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन, नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास किया था 2016 में, जिसमें उन्होंने इंटरनेट को एज अ ह्यूमन राइट डिक्लेयर किया था। वैसे कि नॉन बाइंडिंग था, मेरे अनुसार आज की जगत को देखते हुए ये बाइंडिंग कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए एक कदम उठाना चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें, हमारे नेशनल स्तर पर, तो ये आज से 9 साल पहले ही कार्यक्रम चालू हुआ। 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट चालू किया गया, जिसके द्वारा हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बात की गई। 2015 में जब सरकार, जो नई सरकार आई, उन्होंने उन्होंने इसका नाम बदल के भारत नेट कर दिया गया और इसी को डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में भी का एक भाग बना दिया। एनईपी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, उनमें भी उन्होंने कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का आना और बढ़ना और एक बड़ा हिस्सा निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में अगर हम राज्य सरकार की दृष्टि से देखें तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक निर्णय लिया है कि वो 1,75,000 स्मार्टफोन से वो स्टूडेंट में फ्री ही बांटेगा। बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत से गरीब परिवार है जो स्मार्टफोन्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो तीसरा आर्टिकल है वो है यूजीसी और स्टेट के बीच में, जो राज्य के बीच में एक टसल चल रहा है, उसके बारे में है। तो अभी अभी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और यूजीसी के बीच में एक टसल चल रहा है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हम नहीं करवाएंगे और जो पिछले सेमेस्टर्स के मार्क्स थे उन्हीं को एवरेज लेकर हम फाइनल सेमेस्टर में लेकर उनको डिग्री प्रदान, उनको एक पदोन्नति प्रदान हम कर देंगे। लेकिन इसका विरोध करा है यूजीसी ने। यूजीसी ने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड गिरेगा एजुकेशन का। लेकिन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने इसी के अगेंस्ट में जाते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स की बात की गई यूजीसी ने, उसके बारे में हम एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। तो जो हमारी अनुसूची 7 है संविधान की, उसकी सूची 1 की एंट्री 66 को अगर हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन में जो क्वालिफाइंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और जो उसका स्टैंडर्ड है, ये सारा जो है वो सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लिस्ट वन होती है हमारे सेंटर की, लिस्ट 2 होती है हमारे राज्यों के लिए, और लिस्ट 3 जो है कॉन्करेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची जिसे हम कहते हैं, वो जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। तो इसी एंट्री 66 के होते हुए ही सेंटर को ये अधिकार है कि वो करिकुलम, जो पाठ्यक्रम रहता है, टीचर्स का क्वालिफिकेशन रहता है, वो तय कर पाए। और वही जो क्या सैलरीज देनी है, ये काम चले जाता है राज्यों के पास में। तो जो स्टैंडर्ड सेट करने की बात कहती है वो सेंटर के हाथ में है, और वही सैलरीज क्या दिए जाएंगी, ठीक है, और जो दूसरा एक्सपेंडिचर है, ये सारा जो व्यय है, ये राज्य सरकारों के ऊपर है। अब दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जरूरत है हमको कि जो हमारा स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, उसको हम सोसाइटी के जो गोल रहते हैं, जो सोसाइटी की जरूरत है, उससे जोड़ें। तो जो हमारे नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का एक एक मानक बन गया है। हमारे जो एग्जाम्स हो रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो हाँ, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो कितना सही है कि शिक्षा का जो एक मानक, एक जो मापदंड है, उसको हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्स पर ही बना के रख दिया है, राइटिंग ये कहते हैं। उसके साथ में हमारा करिकुलम जो है, हमारा पाठ्यक्रम है, जो केंद्र के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो
वो हमारे जो लोकल इश्यूज है, जो हमारे क्षेत्र की जो हमारी समस्या है, क्या उनको एड्रेस करता है, क्या उसके बारे में एक केस स्टडी करता है। राइटर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जो चीज मुंबई के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है, वही हिमाचल प्रदेश के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाई जा रही है। अब मुंबई की जो लोकल समस्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भिन्न है हिमाचल प्रदेश में होने वाली लोकल समस्याओं से। तो सबके लिए आप एक ही पाठ्यक्रम और एक ही तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये कितना सही है। एक उन्नत महाराष्ट्र अभियान चालू किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वहाँ के लोकल इशू से, वहाँ के रूरल इशू से जोड़ने की एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसको जो MHRD है, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया है, शिक्षा मंत्रालय बन गया है, उसके द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये टसल कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बुरा प्रभाव डालती है। उसके साथ में जो इलाइट इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे IIT हो गया या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस हो गया, या तो हम इनको देखते हैं कि कितने इनोवेटिवली सामने आते, कितने नए नए आविष्कार कितने करते हैं। और इनका सिर्फ हमारे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका काफी ज्यादा नाम है। तो एक देखने वाली बात ये रहती है कि ये UGC और MHRD जो हुआ करती थी उस टाइम पे, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इनके द्वारा ये रेगुलेटेड नहीं होती, इनको एक स्वतंत्रता दी गई है। और इस स्वतंत्रता से, क्या ये स्वतंत्रता ही इनके इतने अच्छे काम करने के पीछे का एक राज है, क्या एक कारण है इसके पीछे का? तो राइटर ने इसकी और हमारा एक ध्यान आकर्षित किया है। उसके साथ में राइटर ने बताया है कि क्या किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं राइटर ने कहा है कि कोर्ट बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एजुकेशन, उसके साथ में हमारे साथ में ये कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटीज भी है। तो हम एजुकेशन को कुछ उस तरीके से इवॉल्व करें, और साथ में स्टेट एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, स्टैंडर्ड और ट्रेनिंग यूथ के लिए बनाया जाए। एक मापदंड, एक कहीं ना कहीं एक योग्यता के अनुसार एक ट्रेनिंग सिस्टम जो यूथ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, वैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए, हमारा अगला आर्टिकल जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, जो सरकार ने कदम उठाया है। तो इसमें ये चर्चा में क्यों है, राइटर ने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी अभी एक कदम उठाया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, आपको पता ही होगा, जो कि एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी, उसके साथ में एक जो बहुत से एग्जाम्स देने पड़ेंगे उनको यूनाइट करके अब एक जो एक एग्जाम बनाने की बात की गई है, तो इस चीज को एड्रेस करता है, इस चीज को बताता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, जो अभी फिलहाल जितना अनाउंसमेंट हुआ उसके हिसाब से, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS जिसको हम कहते हैं, तो इन तीनों क्षेत्र के लिए जो अलग अलग एग्जाम हुआ करता था, अब उसकी जगह अब एक ही एग्जाम होगा, जो कि CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। अब ये 3 स्तर पे होगा, एक ग्रेजुएट स्तर पे, एक 12th पास और एक 10वीं पास के स्तर पे, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। ठीक है। और एक अच्छी बात ये होने वाली है कि अब ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, वो भी 12 अलग अलग भाषाओं में। तो अभी बहुत से एग्जाम्स होते थे, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हुआ करते थे, तो 2 ही भाषाओं में होता था, अंग्रेजी और हिंदी में। लेकिन अब जब इसमें और भी भाषाओं में होगा, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय, हमारे जो वर्नाकुलर मीडियम के जो विद्यार्थी है, उनको इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक और अच्छी बात यह है कि आप एक बार CET दिए, एक बार अच्छा परफॉर्म करिए, अब आपको जरूरत नहीं कि आप और अगले साल उसके लिए अप्लाई करो और अच्छा वापस वैसे ही परफॉर्म करें। आपका जो मार्कशीट आएगा उसके लिए वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसके साथ में एक और बात ये है कि अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर ट्रेवल करना पड़ता था। जैसे कुछ एग्जाम्स है उसमें कम सीट्स है, तो केवल जो राज्य का कैपिटल है, केवल उसी को एग्जाम सेंटर बनाया जाता था। कभी कभी तो 2-3 राज्य के लिए एक ही एग्जाम सेंटर हुआ करता था। अब वैसा नहीं होगा, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो जो दूर सुदूर के हमारे विद्यार्थी, उनके लिए इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब राइटर ने बात की गई है कि पिछले 6 सालों में हमारे जो सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिसके द्वारा काफी ज्यादा हमारे विद्यार्थी जो एग्जाम एस्पिरेंट्स रहते हैं उनको फायदा मिला। एक तो
रिक्रूटमेंट के अटेस्टेशन के लिए तो काफी अच्छा कदम था ये कि जो गैजेटेड ऑफिसर थे, हमको गैजेटेड ऑफिसर के पास में बार बार जाके अटेस्टेशन करवाना पड़ता था, अब वो सेल्फ अटेस्टेशन से ही काम हो जाया करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम था। उसके साथ में जो सिलेक्शन प्रोसेस था उससे इंटरव्यूज को कहीं ना कहीं हटा दी, उसको इंटरव्यूज होते थे उसके लिए हटा दिया गया। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम होती थी जो पहले 3 टायर 2 टायर हुआ करता था, उसको 4 टायर बना दिया, उससे इंटरव्यू को हटा दिया। तो एक जो आरोप लगता था साठ गांठ का वो कहीं ना कहीं कम हुआ। और एक और कदम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो ये कि सरकार जैसे ही आई उन्होंने 1500 जो पुराने कानून थे जिनका अभी के हिसाब से जरूरत नहीं था, जो कॉलोनियल एरा में आए थे, औपनिवेशिक समय में आए थे, अंग्रेजों ने लाए थे, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी आज के समय के हिसाब से आजाद भारत में, तो उनको वैसे ही रिपील कर दिया गया, उनको एबॉलिश कर दिया गया। उसके साथ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट लाए गए जो कि जनता और साथ में साथ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद थे। उसके साथ में जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड एक नया फॉर्मेट लाया गया। उसके साथ में जो अंतिम बिंदु बताया गया है वो ये है कि एक 3 मंथ का असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पे काम करना नए आईएएस के लिए, ये भी काफी अच्छा कदम उठाया गया, जिससे आईएएस ऑफिसर जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो दूर सुदूर के एरिया में जाके काम करते थे उनको एक एक्सपोजर नया मिलेगा। उसके साथ में इसके बेनिफिट बड़े बड़े क्या हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट को एक कन्वीनियंट, उनको थोड़ा आराम पहुंचेगा। उनका जो खर्चा हुआ करता था अलग अलग फॉर्म्स भरने का, अब वो कम हुआ करेगा, एक ही फॉर्म भर के काफी ये खर्चा बढ़ जाएगा। उसके साथ में मॉक टेस्ट किए जाएंगे रूरल एरिया से जो विद्यार्थी है उनके लिए। उसके साथ साथ एक 24x7 हेल्पलाइन भी चला दी जाएगी, एक कॉमन पोर्टल होगा, और उसके साथ में आपको सेंटर्स, जो बहुत अलग अलग सेंटर्स चॉइस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, सेवा क्षेत्र की। तो जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि सर्विस, ये पहली बात क्यों लिखा गया, हम पहले ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, पिछले 3 दशकों में ये देखने को मिला है कि जो सर्विस सेक्टर है उसका बहुत ही बड़ा रोल उसने निभाया है और उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अभी जो पेंडेमिक के चलते, इस जो महामारी के चलते रिलीफ पैकेज अनाउंस किए गए उसमें एक दुर्लक्ष किया गया, उनमें ध्यान नहीं दिया गया सेवा क्षेत्र के ऊपर। तो इसीलिए ये एक आर्टिकल एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल बन जाता है। तो हम थोड़ा सा हमारे सर्विस सेक्टर के बारे में देखते हैं। तो इस महामारी के आने के पहले जो 50% है अर्थव्यवस्था में, वो सर्विस सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता था, क्योंकि हमारे तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। उसके साथ में जो 2/3 एफडीआई आता है वो ये सर्विस सेक्टर में ही आता है। उसके साथ में 38% जो हमारा निर्यात है, जो हमारे बाहर के देश में एक्सपोर्ट होता है, वो भी सर्विस सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन है। अब उसके बाद में जो एक पीएमआई इंडेक्स रहता है कि कितना इसका कंट्रीब्यूशन है वो दर्शाता है। तो जो जनवरी में 55.5 था वो 57.5 हो गया फरवरी 2020 में। एक ही महीने के अंतर में आप देख सकते हैं कि कितना तेजी से ये बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही यह महामारी आई तो मार्च में इसका बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ और ये डायरेक्ट 34.2 पर पहुंच गया। ये जो इंडेक्स है ये आपके सर्विस सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में बताता है। उसके साथ में सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा पूर्ण हिस्सा जो है टूरिज्म, जो हमारे अर्थव्यवस्था में 10% कंट्रीब्यूट करता है, उसको भी बहुत बड़ा धक्का इससे पहुंचा है। बिल्कुल टूरिज्म सेक्टर ही हमारा बंद हो गया, जब हमारा ट्रेवल बंद हो गया तो टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ी इससे मार लगी हुई है। तो इसका जो जॉब्स था और जॉब्स और दूसरे एरिया से इसमें एक 10% की गिरावट देखने को मिली। उसके साथ में जो हमारा एविएशन सेक्टर था, जो हमारा हवाई उद्योग था, क्षेत्र था, उसमें भी मार्च से जून के बीच का अगर हम लॉस देखें तो $3.6 बिलियन का एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जॉब्स गई है और कंपनीज को भी बहुत बड़ा नुकसान मिला है। तो आज का हमारा न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। कुल्ली कल्ली एक डांस है जो कि टाइगर डांस भी जिसे कहते हैं, जो कि ओनम जो उत्सव रहता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये त्रिशूर एक जिला आता है केरला में, त्रिशूर जिले में ये डांस किया जाता है ओनम उत्सव के को मनाने के ऐसे पार्ट में। तो ये आपका जो एमसीक्यू था उसका उत्तर यहाँ पर केरला है।
क्लिकली जो मैंने पूछा था ये कौन से प्रदेश ताल्लुकात रखता है, तो इसका उत्तर केरला है। तो ये शक्तम तंपुरन एक जो रूलर यूरोप के हुआ करते थे, उनके द्वारा 2 सदी पहले ये शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं, पिक्चर है इसका ये। तो पहले क्या होता था, ये सामूहिक रोड पे या सामूहिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों में हुआ करता था, ठीक है? किसी ग्राउंड में, किसी रोड पे, किसी चौराहे पे ऐसा हुआ करता था त्रिशूल में, लेकिन अब ये ऑनलाइन होगा। तो एक बार ज़रूर इसको आप भी ऑनलाइन देखिए, अब ये फेसबुक पे स्ट्रीम होगा, तो फेसबुक पे हम भी इसको हमारे घर पे बैठ के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कदम था, कहीं न कहीं कोविड-19 के चलते हुए ऐसे कदम हम हमारी संस्कृति को साथ में लेते हुए, संस्कृति को भी बढ़ावा दे सकते हैं, उत्सव को बनाते हुए कैसे हम कोविड-19 से भी बचाव कर सकते हैं। चलो, आज का जो दूसरा हमारा समाचार है वो वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में है। तो ये समाचार कैसे आया? तो क्या हुआ, यूएस और यूके जो है, इन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन तो अभी तक बना नहीं है, ठीक है? रशिया का बन गया है, लेकिन इन देशों में जो बन रहा है उसके लिए इन्होंने अभी से प्री बुकिंग कर ली है। अब हमने प्री बुकिंग अलग-अलग चीज़ों की सुनी है, कोरोना वायरस की वैक्सीन की भी प्री बुकिंग चालू हो गई है। तो प्री बुकिंग में आप उतना बुकिंग करें जितने आपके नागरिक है, जितने आपके देश में लोग हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखने को मिला कि 2, 3, 4 यहाँ तक 5 गुना तक जिनकी जो जनसंख्या उससे ज़्यादा आप इसका बुकिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? यूएस में 800 मिलियन डोसेस का बुकिंग हुआ, यूके में 340 मिलियन डोसेस का बुकिंग हुआ, जो कि उनकी जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने अभी से जो डेवलपर थे उनके साथ में एग्रीमेंट वहाँ की सरकारों ने कर लिया। तो अब इससे एक जो चीज़ देखने को मिलेंगी कि अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है और ये मार्केट में आती है, तो अगर आपने इतना प्री बुकिंग करवा दिया है, तो जो गरीब देश है, जो हाशिए के, जो मार्जिनलाइज्ड देश है, उनको ये वैक्सीन कैसे मिलेगी? ठीक है? उन पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में कैसे जाएगा? ये सिर्फ कोरोना वैक्सीन के चलते नहीं हुआ है। इससे पहले H1N1 जब फ्लू आया था, उस वक़्त भी ऐसे ही प्री बुकिंग हो गया था और फिर हमको ये देखने को मिला था कि जो बड़े-बड़े देश थे, जो डेवलप्ड देश थे, उनमें तो इसकी आपूर्ति हो गई थी। परंतु अफ्रीका जैसे देश में N1 जो फ्लू था, उसको जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। तो चलिए देखते हैं कि कितनी वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और हम कितने जल्दी कोरोना वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।